औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज आप लोगों के साथ फिर एक बड़ी प्रेडिक्शन के साथ हाजिर हुई हूँ। बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि ईरान, इसराइल और अमेरिका की जंग बंदी कब तक मुमकिन है। आज उस पर बात करेंगे कि कब तक मुझे ये जंग रुकती दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि इल्म नजूम की रोज से क्या पता चलता है कि कौन सी टीम इसमें फातेह होगी। तो चलिए इस पर भी बड़ी तफसील के साथ बात कर लेते हैं। तो इससे पहले कि मैं वीडियो का आगाज़ करूं, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सकें। अगर आप लोग भी अपना ज़ायचा पैदाइश बनवाना चाहते हैं, स्क्रीन पर मेरे नंबर मौजूद हैं, इन पर रब्ता कर सकते हैं। बहुत ही मुनासिब सी फीस के साथ मुकम्मल रहनुमाई दी जाती है। अच्छा, एक और चीज़ है, मुझे बार बार मैसेजेस आ रहे हैं कि दुबई के बारे में भी बताएं। तो दुबई का तफसील से तो नहीं अभी तक मैं लिख सकी हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर कर दूँगी दुबई के हवाले से भी, जो सूरत हाल मुझे नज़र आती है। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले आप लोगों के नज़र में 2026 की पेशगोई बताती चलूं, क्योंकि उसका आज की हमारी प्रेडिक्शंस के साथ बहुत बड़ा लिंक है। 2026 की मेरी क्या प्रेडिक्शन थी? मैंने कहा था कि ये साल सन का ईयर बनता है, लीडरशिप क्राइसिस होंगे, पावर शो देखने को मिलेगा। हर पर्सन अपना जो है वो पावर दिखाने की कोशिश करेगा और उसके लिए उसको जो भी चीज़ करनी पड़ेगी वो उसकी तरफ आएगा। तो वही बात आप लोगों के सामने आ गई। ठीक है, लीडरशिप अपनी यहाँ पर इसराइल ने अपना एक पावर शो दिखाया, फिर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उसने अपना एक पावर शो दिखाया और रह गया ईरान। ईरान ने कहा मैं क्यों पीछे रहूं, तो उन्होंने भी मुंह तोड़ जवाब दे के अपना पावर शो दिखाया। ये चीज़ें तो अब तक नज़र आ रही हैं। अब हम बात करेंगे कि आगे ये चीज़ें किस तरफ जाती दिखाई देती हैं। सबसे पहले अगर बात करते हैं, मैं तो लूँगी डोनाल्ड ट्रंप साहब के ओथ चार्ट को, क्योंकि इस वक्त जब उन्होंने ओथ लिया है मेरे नज़दीक वो चार्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उस चार्ट को अगर मैं देखती हूँ तो उन्होंने एरीज असेंडेंट में ओथ लिया था। ठीक है, अब जिस वक्त ईरान पर सेकंड अटैक हुआ उस वक्त भी एरीज असेंडेंट था। ठीक है, और अटैक भी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने किया था। अब देखें कि एरीज असेंडेंट में इस जंग का आगाज हुआ और डोनाल्ड ट्रंप का वो चार्ट भी एरीज असेंडेंट का था। ये चीज़ें सामने आ गई। दो चीज़, ईरान के अगर हम नेटल चार्ट की बात करते हैं ना, तो ईरान जेमिनाई असेंडेंट का चार्ट बनता है और जेमिनाई का लॉर्ड केतु के साथ 9th हाउस में पड़ा है, यानी कि ईरान हर वक्त हालत जंग को शो करता है। और वो आप देखें जो आज़ादारी होती है वो उनके लिए उनका हर एक बहुत बड़ा मजहबी इवेंट होता है जो बड़ी ईमानदारी के साथ और बड़े जोश खरोश के साथ मनाते हैं। यही वजह है कि ईरान की बहादुरी अब दुनिया ने भी देखी। अब बात करते हैं इसराइल के ज़ायचे की। इसराइल लिब्रा असेंडेंट का आता है। तो यहाँ पर हमारे पास मेन रोल आ गया वीनस, मार्स, मरकरी, जुपिटर का। ठीक है, ये चीज़ें एक दूसरे के साथ कोलैप्स हुई तो तब हमारे पास ये सूरत हाल बनी। अब हम तफसील से देखते हैं ना। देखिए, जिस वक्त जंग लगी एरीज असेंडेंट था, तो एरीज का लॉर्ड बनता है मार्स। मार्स 11th हाउस में ज़ायचा में पड़ा हुआ है और वो यहाँ पर राहु के साथ पड़ा हुआ है। मेरा जो अंदाज़ा है कि जब तक राहु के साथ मार्स पड़ा है तब तक क्लोज डिग्री तक तो हमें कोई भी खातिर ख्वाह नताइज यानी कि ठंडक वाले नहीं मिलेंगे। राहु भी आग है और मार्स भी आग है, तो जब दोनों तरफ आग मिली है हवाई अंसर एक्वेरियस में, तो क्या हुआ, एयर अटैक हुए, एयर स्ट्राइक हुई, जंग्स हुई और ये सूरत हाल सामने आई। ये चीज़ अभी इसने अप्रैल में ट्रांजिट करना है यहाँ से। ठीक है, और लेकिन उसके अलावा हम बाकी फैक्टर्स को भी जहन में रखेंगे। देखें, मरकरी इस वक्त रेट्रोग्रेड है जो कि ईरान का लॉर्ड बनता है। ठीक है, और उसने डायरेक्ट होना है 21 मार्च को
اور ابھی ریٹروگریڈ ہے، اور اس کے بعد 11 اپریل کو ڈیبلیٹیشن میں اس نے دوبارہ چلے جانا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں جوپیٹر کو، جو کہ اس کا 7th ہاؤس بنتا ہے، مخالفین جنہوں نے اٹیک کیا۔ جوپیٹر جو ہے وہ 11 اپریل کو ڈائریکٹ ہو رہا ہے، اور 2 جون کو اس کا کینسر میں ٹرانزٹ ہو رہا ہے، 2 جون کو ایکسالٹ کر رہا ہے۔ یہ باتیں اگر ہم جو چارٹ دیکھتے ہیں نا اٹیک کا، اس کو دیکھتے ہیں تو نظر آتی، یعنی کہ 21 مارچ جو ہے، 11 مارچ سے آنورڈ جو 21 مارچ اور پلس مائنس ڈیز جو بنتے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ان میں دونوں کے لارڈ ڈائریکٹ ہو جائیں گے، جو کہ ریٹروگریڈ تھے، اور انہوں نے ایک بڑا ڈیسیژن لیا۔ اب جب یہاں پہ ڈائریکٹ ہوتے ہیں نا، تو میں اس نتیجے پہ پہنچی ہوں کہ 10 مارچ سے 30 مارچ تک جنگ میں حالات ٹھنڈک والے ہو جائیں گے۔ مائٹ بھی پاسبل جنگ رک جائے، ٹھیک ہے، سیز فائر ہو جائے، کچھ اس طرح کا ایونٹ ہو جائے، لیکن مجھے یہ جنگ مکمل طور پر رکتی دکھائی نہیں دیتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ 2 جون کو کینسر سائن میں جب جائے گا اس جوپیٹر، تو مخالفین ایک دفعہ پھر اس جنگ کا آغاز کرنے والے ایران کے جو مخالفین ہیں، وہ ایک دفعہ پھر ایکزالٹ کر جائیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر ان کے دماغ میں آئے گا اپنی رسوائی کا بدلہ لینا، ٹھیک ہے۔ اب وہ کس طرح سے، شاید کولڈ وار میں چلے جائیں، لیکن یہ سال ہاٹ وار کا ہے۔ 2026 کی پیشگوئی کر چکی ہوں کہ کولڈ وار اب ہاٹ وار میں تبدیل ہونے جا رہی ہے۔ تو ایک تو آپ لوگوں نے دیکھ لیا، ٹھیک ہے، مزید چیزیں بھی آپ لوگوں نے دیکھ لیں، اور یہ دیکھیں کہ یہاں پر جب وہ کینسر میں چلے جائے گا، ایکزالٹ کر جائے گا 31 اکتوبر تک وہاں پہ رہے گا، تب تک یہ ٹھنڈے تو ہونے والے نہیں۔ اب کیا ہوگا کہ یہ اپنا اس رسوائی کا بدلہ لیں گے، جیسے بھی ہے، ہو سکتا ہے ٹیکس، ٹیرف یا کسی بھی دوسری فارم میں، وہ آنے والا وقت بتائے گا۔ اس کے ساتھ ہم پلانٹری پوزیشن کو دیکھ کر آپ کے ساتھ چیزیں شیئر کریں گے۔ ہاں، اب بات آتی ہے 11 اپریل کی۔ 11 اپریل کو مرکری نے ڈیبلیٹ کر جانا ہے، جو کہ ایرانی کا لگن لارڈ بنتا ہے، اور ایران اس وقت میں مشکل فیز کو دیکھے گا، ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے کہ دیکھیں، جنگ سے ایران، اسرائیل اور امریکہ تینوں ممالک کو بہت بڑا نقصان ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور اس وقت میں ایران ہو سکتا ہے 11 اپریل کے بعد جب وہ ڈیبلیٹ کرتا ہے، 1 ماہ ایران کے لیے کسی بھی لحاظ سے ٹف ہو سکتا ہے، اور ممکن ہے کہ ایران اپنی چیزوں کو سمیٹنے کی طرف لگے یا کچھ اور۔ وہ تو خیر آپ کے ساتھ میں نیکسٹ میں مارچ کے اینڈ میں جیسے ہی یہ جنگ کا کچھ سکون ہوتا ہے، تو فوری طور پر میں آپ لوگوں کے ساتھ پریڈکشن اس ٹائم کے مطابق شیئر کروں گی۔ لیکن ایران کے لیے اپریل کا منتھ مجھے ٹف لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ مئی تک کا وقت، 11 مئی تک کا جو وقت ہوگا نا، 11 اپریل سے 11 مئی، یہ بھی مجھے ایران کے لیے ٹف ٹائم لگتا ہے۔ تو اس طرح سے اگر ہم دیکھا جائے نا، تو مجھے فی الوقت 10 مارچ سے 30 مارچ کے درمیان جنگ میں کچھ کول پوائنٹ نظر آتے ہیں، ٹھنڈک ہو جائے گی، سیز فائر ہو جائے گا، رک جائے گی، یا کچھ بھی ہو جائے گا۔ اب بات آتی ہے کہ اگر جنگ رک جاتی تو فاتح کون؟ سمپل بات، یہ جنگ تھی رجیم چینج کرنے کے لیے کی گئی، اور امریکہ رجیم چینج کرنے میں ناکام رہا، رجیم چینج نہیں ہو سکی۔ اس کے لیے اب اس کو سوچنا پڑے گا کچھ اور۔ اگر فوری طور پر امریکہ اپنی چیزوں کو کور کرنے کے لیے ایٹامک اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ غلط بات ہے، وہ نہیں کر پائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس وقت ایسا کرنا سب کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو یہ حقیقت ہے کہ امریکہ رجیم چینج نہیں کر پایا، اور مجھے فوری طور پر یہاں پر رجیم چینج ہوتی دکھائی بھی نہیں دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی اس کے لیے امریکہ کو سیکنڈ پلاننگ کرنی پڑے گی۔ تو اگر دیکھا جائے تو جنگ میں کوئی فاتح نہیں رہا، تینوں ممالک کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے یہاں پر، اس میں کوئی شک نہیں۔ اگر ایران نے اپنے سپریم لیڈر کو کھویا ہے، تو جو ہے
अमेरिका, इसराइल, उन्होंने अपने बहुत बड़े एरियाज़ को खोया है और इसराइल की प्रेडिक्शन आप लोगों के साथ की हुई है। उठा के देख लें, 2025 में आपके साथ की थी, 2024 में की थी, 2024 के नवंबर में की थी कि इसराइल के 6 हाउस में सैटर्न आया है, सिक्योरिटी खदशात, उनका आयरन डोम फेल होगा और बार बार आयरन डोम फेल हुआ। और मैंने कहा था, नितिन याहू के जायचे को भी देखकर कहा था कि नितिन याहू बार बार गलत फैसले लेगा, वो बाज नहीं आएगा, जंग करेगा, लेकिन और मुझे लगता है कि उसके लिए ये टफ टाइम है। वो मुमकिन है 2027 तक उसकी अपनी अवाम उससे इस्तीफा ले। ठीक है, ये सैटर्न के ट्रांजिट पर मैंने आप लोगों के साथ पेशगोई शेयर की हुई है। देखिए अभी उसके दूसरी दफा फिर अटैक करने वाली तो दुरुस्त साबित हो गई है। बाकी आप देखें कि कब वो अपनी सीट को खोता है, उसको अपने इक़्तिदार से हाथ तो धोना पड़ेगा। अब उसका भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। इसराइल की जो एरियाज़ पर अटैक हुआ, जो चीज़ें सामने आई, वो बहुत ख़तरनाक है। देखकर पता चलता है कि कितना ज़्यादा वहाँ पर नुकसान हो चुका है। अमेरिका की सारी बेसिस, मशरिक़ वुस्ता में सारी बेसिस तबाह हो चुकी हैं। अब कहा जाए कि जंग में फातेह कौन है, तो दोनों तरफ बराबर का नुकसान हुआ है। जंग में अभी कोई फातेह नहीं हुआ, क्योंकि मेरे ख्याल में ये जंग नहीं रुकने वाली है। इसमें अब स्ट्रैटेजी चेंज होगी, प्लानिंग होगी, डिफरेंट तरीकाकार इस्तेमाल किया जाएगा। अब आती है बात जो बार बार मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि जो दुबई है, दुबई के बारे में बताएं, लोग बहुत ज़्यादा पूछे हैं, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं आप लोगों से बात करूंगी कि दुबई में फ़िलहाल मुझे दुबई का जायचा नहीं मिल सका, बना नहीं पाई हूँ, ठीक है, लेकिन हालात वाक़यात को देखते हुए मैं आप लोगों के साथ ये प्रेडिक्शन करूंगी कि अभी फ़िलहाल आप लोग वहाँ पर जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि ट्रैवल कर लें, अपने अपने मुल्कों में जाकर ईद कर लें या कुछ कर लें। अभी फ़िलहाल मैं तो आप लोगों को कहूँगी कि आप लोग ट्रैवलिंग से परहेज़ करें और बिलखसूस जो वाटर ट्रैवल है, यानी कि बहरी सफ़र है, इसको करने से परहेज़ करें। सैटर्न जब तक पाइसिस में प्रॉब्लम क्रिएट करता रहेगा, उसकी भी पेशगोई की थी, मुझे रोज याद करवाना पड़ता है। सैटर्न पाइसिस में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ऑयल से रिलेटेड मसले लेकर आएगा। ऑयल टैंक्स पर अटैक हुआ, ऑयल को डिस्टर्ब किया गया, अब नए हरमस बंद हुई और ऑयल जो है वहाँ से ऑयल की ट्रांसपोर्ट बंद हुई और पाकिस्तान में तो खैर ऑयल की प्राइसेस बहुत ऊपर चली गई हैं। ठीक है, बाकी देखें कि बाकी ममालिक में क्या सूरत हाल बनती है। तो इस तरह से फ़िलहाल पानी से रिलेटेड मसाइल रहेंगे, पानी ऑयल से रिलेटेड मसाइल रहेंगे। जो लोग दुबई में है फ़िलहाल मुझे ये लगता है कि ये उनका टफ टाइम है। अभी मशरिक़ वुस्ता के लिए ये मुश्किल वक्त है, लेकिन ये मैं प्रेडिक्शन कर चुकी हूँ कि ये साल यूरोपियन कंट्री के लिए मगरबी कंट्रीज के डाउनफॉल का ईयर है और मशरकी जो कंट्रीज हैं उनके राइज का ईयर है। मशरक़ वुस्ता का नक्शा बदलेगा, लेकिन वो मिड के बाद, क्योंकि मैंने आप लोगों को बड़े तफसील से बताया था कि सूरज जो है ना वो आबोताब पर 12 बजे जाता है, ठीक है, वो अपने फुल अरूज पर होता है। इसी तरह ये जो साल का मिड टाइम होगा ना, वहाँ पर मशरिक़ वुस्ता पर अरूज आता दिखाई देता है। अल्लाह करे मेरी ये पेशगोई तो 100% दुरुस्त साबित हुए। मैं बहुत दुआगो हूँ, क्योंकि एक अरसा से यहाँ पर गलत डिसीजंस की वजह से बहुत इस्तेसाल हो रहा है। अब हम लोगों को ज़रूरत है एक कौम होकर, मुसलमान होकर, मुत्तहिद होकर खड़े होने की। फ़िलहाल मशरिक़ वुस्ता के लिए टफ टाइम है, जिसमें दुबई भी आता है, लेकिन इसको थोड़ा सा वक्त लगेगा अभी ठीक होने में। गैर ज़रूरी सफ़र से परहेज़ करें और पानी के सफ़र से या पानी के करीब जाने से भी परहेज़ करें। इस मुख्तसर सी वीडियो के साथ ही इजाज़त चाहूँगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।